everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the class 11th present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. Students, as you all know that we are continuing the chapter named as the System of Particle and Rotational Motion, and now we are in the Rotational Motion section. तो हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में 2 लेक्चर्स को डील कर लिया है और उन 2 लेक्चर्स में जो ओवरव्यू और ओवरकम या आउटकम जो हमें मिला, लेट्स टॉक अबाउट दैट आउटकम वेरी मच इन अ क्विक मैनर. इन अ फर्स्ट लेक्चर वी गेट टू नो अबाउट द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. तो हमें वहां से उसके इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन मिले जिसके हमने न्यूमेरिकल्स किए. देन इन द प्रीवियस लेक्चर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था रोटेशनल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, in that lecture we get to know about various things of the rotational motion. जैसे what we get to know about the cause of the rotational motion. क्या कारण है cause of the rotational motion का, and we call that term as a torque, may be also called as the moment of the force, or you can also called as the rotating effect of the force, जिसका फॉर्मूला हमारे पास आ चुका था, मैग्नीट्यूडली F into R. वेक्टर फॉर्म में बात करें तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. हमारे पास टॉर्क मिला, फिर हम लोगों ने उसका वर्क डन निकाला. सो वर्क डन W इज इक्वल टू टाउ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर स्मॉल है तो स्मॉल, और अगर आपके पास थीटा डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए. देन वी कैलकुलेटेड द पावर, तब हम लोगों ने इसकी पावर निकाली. तो जैसे पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके मोमेंटम पे ध्यान दिया, which was angular momentum L, which is equal to R vector cross P vector, और which we may be magnitudely अगर आप जाएं तो वो mvr के बराबर होगा. एंड फाइनली जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का, that tau is equal to rate of change of angular momentum. यानी सारी की सारी चीजें हमारे लीनियर मोशन के साथ जुड़ती हुई चली गई. गॉट दैट? आज भी हम लोग उसी चीज को और उसी ट्रैक को आगे फॉरवर्ड लेके जाएंगे कि अभी भी कुछ चीजें और हैं जो हमें रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़नी है. सो चलिए उसके बारे में स्टार्ट करते हैं. एंड टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रोटेशनल मोशन इज moment of inertia. What we are going to study? We are going to study as moment of inertia. तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ inertia वर्ड को क्लैरिफाई कर देता हूं. आई होप आप लोगों ने सुना हुआ है, हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस कर लिया है. So what is inertia? So according to the Newton first law of motion, every body has inability to change its state. यानी हर बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट चेंज करने को रजिस्ट कर सकती है, उसे रोक सकती है. अगर बॉडी रेस्ट में है और अगर वो मोशन में जा रही है तो उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो मोशन में जाने से अपोज करेगा. यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में जाने के लिए अपोज करेगा, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में आने के लिए अपोज करेगा. तो उसी इनएबिलिटी ऑफ रेजिस्टिंग, वो जो एबिलिटी ऑफ रेजिस्टिंग द चेंजिंग द स्टेट है, उसे ही हम लोग इनर्शिया बुलाते हैं. सो लीनियर मोशन में, इन लीनियर मोशन हमारा इनर्शिया का काम कौन करता था, आपको याद है तो? मास. द मास ऑफ द बॉडी विल एक्ट एज द इनर्शिया. तो सीधा सा बात है, जिस बॉडी के पास ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा माना जाएगा, लीनियरली अगर मूव कर रहा है. ऐसे ही रोटेशनल में है. तो जैसे ही रोटेशन में आ जाते हो तो मोमेंट वर्ड मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में क्लैरिफाई कर चुका हूं. मोमेंट वर्ड मींस टर्निंग इफेक्ट ऑफ इनर्शिया. आप ऐसे देखिए, टर्निंग इफेक्ट ऑफ इनर्शिया. तो इनर्शिया का मतलब स्टेट चेंज नहीं करने देंगे, बट इस बार स्टेट कैसे चेंज हो रही है? रोटेटिंग. यानी जब आप किसी भी बॉडी को रोटेट करवाते हो तो भी उस बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है कि वो उस रोटेशनल मोशन को अपोज करेगी ताकि वो अपनी स्टेट ना चेंज करे, और उसकी इसी रोटेशनल इनएबिलिटी को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यानी सीधी सी बात है, फिर से एक और सिमिलैरिटी बन गया बेटा.
लीनियर मोशन में वो इनर्शिया था और रोटेशनल मोशन में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज द inability of body to change its state during which motion? During rotational motion. So रोटेशनल मोशन के दौरान आपकी बॉडी कितना अपने आप को अपोज करती है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी है, नहीं मैं रोटेट नहीं होने जाऊंगी। तो अगर आपको उसे रोटेट करवाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स कुछ ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो हर बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने स्टेट चेंज को अपोज कर सकती है, या फिर बोल सकते हो चेंज करने की इनएबिलिटी, मतलब चेंज नहीं करने देंगे। इसी इनएबिलिटी को आप लोग क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल दिस एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि रोटेशनल में है। ओके, न्यूमेरिकली अगर हम लोग बात करें, सो न्यूमेरिकली लीनियर मोशन में इनर्शिया किसके बराबर होता था? मास के बराबर होता था। बट यहां पे कहानी थोड़ी सी अलग होगी। तो चेक दिस आउट। लेट्स सपोज आई हैव अ इररेगुलर शेप बॉडी। मेरे पास एक इररेगुलर शेप का बॉडी है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। इन दिस बॉडी आई हैव टेकन वन पॉइंट एज अ फिक्स। मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया जिसके अराउंड मैं बॉडी को रोटेट करने वाला हूं। ओके, सो व्हाट यू कॉल दिस एक्सिस? This will call as axis of rotation. Okay. Now we all know that every body, जिस भी बॉडी को हम लोग रोटेट करने जा रहे हैं, जिस भी बॉडी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, every body is made up of various particles. तो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, like M1, like M2, M3, M4. डन है? तो चलिए मैंने 4 ही पार्टिकल लिए यहाँ पे। तो M1 पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक डिस्टेंस होगा, M2 पार्टिकल का एक डिस्टेंस होगा, M3 का भी अपना एक डिस्टेंस है, M4 का भी अपना एक डिस्टेंस है, ऐसे ही M5 यहाँ पे भी हो सकते हैं, दोनों तरफ कहीं पे भी हो सकते हैं। तो मैंने 4 ही पार्टिकल लिए। सो व्हाट इज दिस न्यूमेरिकली इक्वल टू? न्यूमेरिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकली moment of inertia is equal to sum of, it is equal to what? Sum of product of mass यानी particles के mass and square of distance, square of their distance from axis of rotation। कहां से? axis of rotation से उनका डिस्टेंस कितना है। सो न्यूमेरिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? न्यूमेरिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है सम के, किसके सम के? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एवरी पार्टिकल, ईच पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास क्या है? m1। तो फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? r1। सो इट इज m1 r1 स्क्वायर। सम ऑफ, सम करना है किसका? प्रोडक्ट का, किसके प्रोडक्ट का? मास और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। सो इट वुड बी m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू mn rn स्क्वायर इफ यू हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एम आई क्लियर टू दैट? और अगर आपके पास ऐसे है कि आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो आप लोग इसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? समेशन। ये सिंबल तो याद है ना, समेशन। सो समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, वेयर i इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, जहां पे i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगी। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में इनर्शिया केवल मास के बराबर होता था, तो हम लोग उसे जस्ट ओनली इनर्शिया कॉल करते थे, बट यहां पे उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो है तो लगभग वैसा ही प्रॉपर्टी, वैसा ही काम कर रहा है कि अपनी स्टेट चेंज करने को अपोज कर रहा है, बट यहां पे रोटेशनल मोशन में अपोज। तो अगर वो रोटेशनल मोशन में अपोज करता है देन वी विल कॉल एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर हमारा मोशन जैसा पहले था लीनियरली, then we will call that as a simple what? Inertia. In linear motion inertia is equivalent to m,
और यहां पे इनर्शिया जो है वो m इंटू जो भी उसका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन के उसके स्क्वायर के बराबर। गॉट दैट पॉइंट? चलिए इसकी SI यूनिट लिख लेते हैं। सो व्हाट वुड बी द SI यूनिट फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो ये सम है किसका? मास का और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। सो इट वुड बी kg मीटर स्क्वायर। डन है? kg मीटर स्क्वायर प्लस kg मीटर स्क्वायर सबको एक जैसे हैं, तो ये तो आप जानते, सेम यूनिट अगर ऐड होती हैं तो रिजल्ट भी वही यूनिट मिलता है। तो kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर एंड सो ऑन अगर ऐड होंगे तो रिजल्ट भी kg मीटर स्क्वायर ही होगा। गॉट दैट पॉइंट? सो दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया ये? ऐसे ही एक और छोटा सा वर्ड है जिसको हम लोग यहां पे वेल डिफाइंड करेंगे। सो वी चेक आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो देख लिया है यहाँ पे कि भाई इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम जो है उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी डिस्टेंस है, तो r1 r2 r3, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। सो दैट इज वेल गुड, ये बहुत अच्छा है, हम लोगों ने कर लिया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो हम हर पार्टिकल को थोड़ी पढ़ने जाएंगे। तो हम लोगों ने इंडिविजुअल वेरियस नंबर ऑफ पार्टिकल को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक ऐसा पार्टिकल और एक ऐसा पॉइंट हम लोगों ने कहते हैं ना जनरेट किया है, एक ऐसा पॉइंट बनाया है जहां पे हम ये मान के चलेंगे कि हमारा सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है और वो पॉइंट वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पूरी बॉडी पहले बिहेव कर रही थी। और व्हाट वी कॉल दैट पॉइंट? वी कॉल दैट एज अ सेंटर ऑफ मास। तो लेट्स सपोज ये आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो इसका मास कितना होगा? m। ओके, और इसका रेडियस और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस डिस्टेंस को हम लोग k से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, RCM नहीं बोलेगा कोई। RCM तो पोजीशन होती है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। यहां पे ये R1 R2 R3 R4 पोजीशन नहीं है पार्टिकल की, क्योंकि पोजीशन तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये तो डिस्टेंस है कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब जिस एक्सिस के अराउंड आप घूम रहे हो तो वो कितने डिस्टेंस पे है। तो यहां पे ये RCM नहीं k, और इस k को हम लोग बुलाते हैं, वी कॉल दिस एज अ रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बुलाएंगे इसे? रेडियस ऑफ जायरेशन, k। तो k क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट? Center of mass of the body from the axis of rotation. So what is that? It is the distance of center of mass. Okay, CM में लिख रहा हूं, आप लोग अंडरस्टूड कर जाएंगे. So it is the distance of center of mass of body from what? From the axis of rotation. कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशंस। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है? और इस बात को प्लीज मैं फिर से बता देता हूं, सेंटर ऑफ मास कोई रैंडम पॉइंट नहीं है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, और उस पॉइंट का बिहेवियर वैसा ही होगा जैसे पूरी बॉडी का बिहेवियर है। और अगर हम यहां पे बिहेवियर की बात करें तो हम बॉडी के इनर्शिया को देख रहे हैं, तो ये वो पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से है, वेयर वी हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पास क्या होगा? इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ऑफ होल बॉडी। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का है। क्योंकि ये बात स्टार्टिंग से बोलते हुए आया हूं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जहां पे आप लोग अपनी बॉडी को लोकेट कर रहे हो, जहां पे आप लोग बॉडी को अपनी को रख रहे हो जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट वो है जहां पे आपका बिहेवियर, चाहे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं जिससे बॉडी कुछ भी करे, वो एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करेगा जैसे पूरी बॉडी बिहेव कर रही है। ठीक है, तो यानी यहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास का m²। ध्यान से देखना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा जितना पूरी बॉडी का है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, बट
सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना है, कैपिटल एम, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, के, जिसे हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन बुलाते हैं। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का उतना ही होगा जितना पूरी बॉडी का है। तो पूरी बॉडी का हमारे पास ये रहा, तो mk स्क्वायर वुड बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू mn rn स्क्वायर। क्लियर है? तो ये टर्म हमें यहां से समझ के रखनी है और ये टर्म हम लोगों को यहाँ पे देख के रखनी है, जो आप लोग यहाँ पे इस चीज को समझ के रखेंगे। डन? यहाँ पे केस बना लेते हैं, लेट ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ सेम मास। ये मान लेते हैं सारे पार्टिकल सेम मास के हैं, इमेजिन कर लो। तो अगर आप ये मान लेते हो कि सारे पार्टिकल सेम मास के हैं तो क्या आएगा, mk स्क्वायर इज इक्वल टू, m कॉमन ले लूं, अगर ये सारे पार्टिकल इक्वल मास के हो जाए, अगर एक कंडीशन डाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर। डन? नाउ सिंस टोटल मास कितना होगा, टोटल मास m प्लस m प्लस m प्लस m n टाइम्स, तो टोटल मास कितना होगा, n नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मास ऑफ ईच पार्टिकल। अगर सारे मास इक्वल है तो, if all the masses are equal then total mass is equal to n into m, so what would be nm into k square is equal to m r1 square plus r2 square plus dot 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 rn square। 1m से 1m कैंसिल, तो k is equal to क्या मिलेगा, r1 square plus r2 square plus up to rn square divided by n whole root। So this is the formula for radius of gyration। Radius of gyration का हमारा फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 अप टू rn स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। और इस रूट वाली टर्म को हम लोग एक और नाम बुलाते हैं, we call this as a RMS distance। क्या बुलाओगे इसे, RMS। RMS stands for रूट मीन स्क्वायर। रूट में है, मीन हो रहा है यानी डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल जितने हैं, बट स्क्वायर होके ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बुलाया जाता है, RMS। सो दिस इज योर रेडियस ऑफ जायरेशन। सो वी डिस्कस अबाउट द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द सेकेंड टर्म इज रेडियस ऑफ जायरेशन। एम आई क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन बोथ द टर्म्स, दोनों को अंडरस्टैंड कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है अंडरस्टैंडिंग में तो प्लीज फर्स्टली सजेस्ट इज कि एक बार वीडियो को दोबारा से चेकआउट कीजिए। दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास का ये बेनिफिट है जो आपको उठाना है, दैट यू कैन टेक द वीडियो एट एनी टाइम विदाउट एनी बफरिंग। जैसे ही आपने एक बार वीडियो को YouTube से डाउनलोड कर लिया है, आप उसे व्यू कर रहे हो, तो आपके पास बफरिंग के चांसेस कम होते हैं, मतलब वॉइस क्लैरिटी लगभग कोशिश सही जा रही है, आपको बोर्ड पे भी ध्यान से समझ में आ रहा है, और आप इसे बार बार रिपीट करके देख भी सकते हैं। ओके, तो चलिए रिकॉर्डेड का एडवांटेज रखते हैं जो हम लोग हमेशा से करते हैं। क्लियर है? ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें पता चला कि रोटेशनल बॉडी में भी अपनी स्टेट को चेंज ना करने की एबिलिटी होती है, स्टेट चेंज नहीं करने का भी एबिलिटी होता है, और उसको हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दिया, और उसी से रिलेटेड एक डिस्टेंस भी पढ़ लिया, एक टर्म भी पढ़ ली, वी कॉल दैट एज अ रेडियस ऑफ जायरेशन। चलिए अब आ जाते हैं एक और रिलेशन पे, एंड दिस इज द रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक तरीके से आप बोलो कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आप रोटेट कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, तो चलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो सिंस फिर वही डायग्राम, जैसा डायग्राम मैंने आपके सामने अभी अभी बनाया था, लेट सपोज आई हैव एन इर्रेगुलर बॉडी, दैट इर्रेगुलर बॉडी हैज द एक्सिस ऑफ रोटेशन and this is your axis of rotation। ये आपका axis of rotation है। डन है? ओके, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट पार्टिकल m1 जिसका डिस्टेंस है r1, सेकेंड पार्टिकल लेट सपोज m2 whose distance is r2,
third particle is m3 whose distance is r3 and so on. So let's talk about, let the body is rotating. बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी यानी अगर जो बॉडी रोटेट करने वाली है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, मतलब हर पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होगा. तो यानी जिस एंगुलर वेलोसिटी से फर्स्ट पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसी एंगुलर वेलोसिटी से सेकेंड, उसी से नेक्स्ट एंड सो ऑन. ओके, तो सबसे पहले चलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं. सो दस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाफ m1v1 स्क्वायर. तो फर्स्ट पार्टिकल की अपनी लीनियर वेलोसिटी होगी प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू हाफ mnvn स्क्वायर. चेक दिस आउट. मैंने आपको कहा है कि हमारी जो बॉडी रोटेट कर रही है, द बॉडी विच इज रोटेटिंग, दैट बॉडी इज विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. जिसका एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लीनियर नहीं. क्योंकि आप सब जानते हैं लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है. इस बात को याद रखिए और डिफाइन भी रखिए कि हाउ द लीनियर रिलेट विद द एंगुलर. ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. तो लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर इंटू आर. ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल का सेम है, बट हर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो डिफरेंट है. इसलिए सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी. इस बात को याद रखेंगे. तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ m1. तो व्हाट वुड बी द v1? v1 की वैल्यू क्या बनेगी? ओमेगा r1 का स्क्वायर. सिमिलरली हाफ m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू हाफ mn ओमेगा rn का स्क्वायर. Am I clear? So what is the common part? क्या चीज कॉमन है? हाफ ओमेगा स्क्वायर इज कॉमन फ्रॉम एवरीथिंग. हाफ सब में कॉमन है और सिंस ओमेगा वाज द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी जो सबके लिए सेम है तो वो भी कॉमन है. तो क्या बच गया आपके पास? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर. बता सकते हैं क्या? द सम ऑफ product of the mass and the square of the distance of the particle from the axis of rotation. ये क्या कहलाता है? Moment of inertia. तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? So thus rotational kinetic energy कितना आएगा? E के it is equal to half I omega square. So this is the formula for kinetic energy of a body while it is rotating with uniform angular velocity जिसका moment of inertia I. तो क्या बना फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? The formula for the kinetic energy is half I omega square. Am I clear to everyone? है ना? तो सिंपल सा छोटा सा एक रिलेशन था, एक छोटा सा एक्सप्रेशन था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का. है? चलिए अब एक बार अपनी टेबल को वापस से चेकआउट करते हैं. एक बार अपनी टेबल को वापस से देखते हैं जिसको हम बनाते आ रहे थे. याद है आप लोगों को टेबल लीनियर और रोटेशनल की? और एक बार मैं आपको फिर से एक बार आपकी क्विक रिवीजन और क्विक हेल्प कर देते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. लीनियर एंड रोटेशनल. इस बार थोड़ा सा क्विक चलूंगा बेटा मैं. सो फॉर दैट मीन्स इस बार फेयरली नहीं कर रहा हूं. सो डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर इज s, इन एंगुलर थीटा. ओके, और आपको मालूम ही है थीटा इज इक्वल टू s बाय r. मींस एंगुलर इज इक्वल टू लीनियर डिवाइडेड बाय जो भी रेडियस है. ऐसे ही लीनियर वेलोसिटी v, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r. ये भी आपको मालूम है. लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन बाय r. Am I clear to that? Okay. तो s डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया. अब शुरुआत कर देते हैं. Who is responsible for its cause? Force, which is equal to ma. और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टॉर्क.
हु इज रिस्पॉन्सिबल, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल, और टॉर्क का फॉर्मूला था हमारे पास आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। बट अब अगर टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास ये है तो अब आप टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हो, जो अभी हम लोग एक बार रिलेशन में बनाएंगे आगे, बट विदाउट डिराइविंग आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका इनर्शिया कौन है, हु इज इट्स इनर्शिया, मास। तो मास इसके लिए इनर्शिया है, और इसके लिए इनर्शिया कौन है, कैपिटल आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, जो हम लोग हर पार्टिकल का करते थे, सम ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to n। डन है। तो अगर आप एक बार इस टॉर्क को देखें कि अगर फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास माने इनर्शिया इनटू लीनियर एक्सेलरेशन है, क्या हमारे पास टॉर्क का ये ऐसा फॉर्मूला नहीं हो सकता अगर हम तुलना करें? क्योंकि जैसा अब तक देखा जा रहा है, जैसा अब तक लुकआउट हो रहा है, आई थिंक एक्सप्रेशन कुछ इसी तरीके से बनते आ रहे हैं। तो अगर आप रोटेशनल में टॉर्क कुछ इस तरीके से चाहते हैं तो वो दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। मास, इधर मास आ रहा है यानी इनर्शिया आ रहा है, तो इधर का इनर्शिया आई है, इनटू लीनियर एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन अल्फा। लो जी, टॉर्क का नया फॉर्मूला मिल गया आपको। अगर आप लोग ये सिमिलैरिटी वाला सिस्टम रखते हैं और सिमिलैरिटी वाले तरीके से पढ़ते हैं, देन यू विल गेट टू नो अबाउट द वेरियस फॉर्मूलाज। फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले, आप कभी भी अटकने नहीं वाले रोटेशनल के फ्यूचर न्यूमेरिकल में, बिल्कुल, बिकॉज यू विल गेट द प्रॉपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आई होप ये जो लीनियर और रोटेशनल का जो तरीका है ये आपको हेल्प कर रहा होगा। ओके, इसके बाद हम लोगों ने इसमें वर्क देखा, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ऐसे ही यहां पे अगर वर्क देखें तो वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स मींस कॉस और डिस्प्लेसमेंट मींस एस। तो यहां का कॉस है टॉर्क और यहां का डिस्प्लेसमेंट है थीटा। और अगर वेक्टर फॉर्म में जाओगे तो टॉर्क वेक्टर इनटू टॉर्क वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डन है। सिमिलरली देन वी एंटर इनटू द पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सीधी सी बात है। यहां पे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, यहां का एंगुलर मोमेंटम जिसका एक अलग एक्सप्रेशन तो है, L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर और L इज इक्वल टू mvr। बट अगर इसकी टर्म में देखें, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, तो मास इनटू v इनटू r। ओके, तो अगर आप mvr जाएं, अगर आप उसी की टर्म में जाना चाहते हो तो आप यहां पे जा सकते हो एंगुलर में। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को हेल्प करेगा, दैट कि मास इनटू वी आर, वेलोसिटी इनटू जो भी रेडियस है, तो यहां पे आ जाएगा मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम एंगुलर मोमेंटम को देखना चाहते हैं mv, तो वहां पे माय मिस्टेक, मेरी गलती है बेटा, यहां पे मास का एंगुलर में जाते हैं तो मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी यहां पे क्या आएगा, इनर्शिया का काम करेगा, आई ओमेगा, माय मिस्टेक। कैसे, एक बार देख लीजिए, v यहां से क्या आएगा, ओमेगा इनटू आर, तो L इज इक्वल टू एम आर, और v को क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर, तो ये L क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, और एम आर स्क्वायर क्या होता है, रफली आई, तो आपके पास L का फॉर्मूला आई ओमेगा भी हो सकता है। जैसे mv इनर्शिया इनटू लीनियर वेलोसिटी, तो इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। डन है। तो ये जो फॉर्मेट है जो हमारे पास चलते आ रही है, ऐसे ही चलेंगे। ऐसे ही आ जाइए, काइनेटिक एनर्जी जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, इट इज हाफ mv स्क्वायर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ मास यानी इनर्शिया, और इसका इनर्शिया आई इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। दिस आर द रिलेशन जो आपके यहां से कंटिन्यू होते गए जाएंगे और जिसको आप आगे तक पढ़ते जाएंगे और आप लोगों को उसे देखते रहना है। तो प्लीज ये वाली बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ऐसे ही एक और टर्म है जिसके बारे में बात बहुत कम की जाती है, बट कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है, इंपल्स। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो यहां पे इंपल्स क्या होगा,
फोर्स की जगह टॉर्क इनटू टाइम। तो वहां पे इंपल्स था फोर्स इनटू टाइम और यहां पे होगा टॉर्क इनटू टाइम। वहां पे इंपल्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, mv माइनस u था इंपल्स का फॉर्मूला, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहां पे भी क्या होगा, इट वुड बी m की जगह पे i, यानी जहां पे पहले मास चल रहा था वहां पे i चलेगा, और v माइनस u यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एम आई क्लियर? सो दिस इज द टेबल जो आपको अब अपनी कंप्लीट करनी है। तो आज के लिए ऐड करेंगे काइनेटिक और इंपल्स को, बट अगर कोई चीज स्किप रह गई है, जैसे आपने ये रिलेशन नहीं लिखे हैं या फिर कोई अदर फैक्टर आपका मिस है, तो प्लीज, तो आज के 3 पॉइंट्स हैं हमारे। द फर्स्ट पॉइंट इज इनर्शिया, सेकंड पॉइंट इज काइनेटिक और थर्ड इज इंपल्स। रेस्ट ऑफ हम लोग ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं। गॉट दैट पॉइंट? सो दीज आर द फॉर्मूलाज और दीज आर द पॉइंट्स जो आप लोगों को यहां पे समझने हैं। क्लियर? तो अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल के साथ अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसमें अभी भी एक छोटा सा पॉइंट है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। फॉर्मूले तो हो गए, बट एक रेलेवेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो वी टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात की, मींस किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जिससे वो अपनी चेंज स्टेट नहीं करेगा, तो उसे ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बुलाते हैं। सो कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, तो प्लीज आप लोग उसे नोट करेंगे। व्हाट द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो फैक्टर जो इनर्शिया को इफेक्ट करते हैं उस पे ध्यान देते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज शेप ऑफ बॉडी। सो बॉडी का शेप इनर्शिया यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे मैटर करता है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से शेप होगा, तो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, शेप है, तो वो अलग अलग रहेगी। स्क्वायर है तो अलग डिस्टेंस पे है, रेक्टेंगल है तो अलग है, सर्कल है तो अलग है, और इस वजह से आपका अगर वो सेपरेशन बदलता है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा। द सेकेंड फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड, इट इज द मास ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के मास पे भी डिपेंड करेगा, सीधा सा बात है। थर्ड, इट डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। किस पे डिपेंड करेगा? मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा कि आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे बटा हुआ है। क्या सारा मास एक तरफ इकट्ठा है और दूसरी तरफ बहुत लाइट बॉडी है, या फिर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्योंकि मास जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर वही डिस्टेंस आएंगे, तो इसके बेसिस पे भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी डिसाइड करता है। एंड नंबर 4 फैक्टर इज द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन ये भी हमारे लिए मैटर करती है कि वेदर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे है, या फिर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है, या फिर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे। हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है कहां पे, ये मैटर करता है। तो और जहां पे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसके बेसिस पे फिर भाई आपका डिस्टेंस बदलेगा, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा। सो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हम लोग लीनियर मोशन में इनर्शिया को केवल मास के इक्विवेलेंट लेते थे, तो बॉडी का जो मास होगा वही इनर्शिया, शेप मैटर नहीं करता था, बट यहाँ पे मैटर करता है। यहाँ पे शेप मैटर करता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मैटर करता है, यहाँ पे मास मैटर करता है, और यहाँ पे आप उसे रोटेट किस एक्सिस से कर रहे हो? आप उसे बीच में से रोटेट कर रहे हो, लेफ्ट साइड से रोटेट कर रहे हो, राइट से, या कहीं मिडल से, आप कहां से रोटेट कर रहे हैं, that point also depends or also decide what is the moment of inertia. So इसका मतलब अगर हमारे पास डिफरेंट शेप्स का बॉडी है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट होगा। अगर हमारे पास एक ही शेप का बॉडी है बट उसे हम लोग, जैसे मान लीजिए if I give you the example of marker, अगर मैं इसे रोटेट करवाना चाहता हूं और now I am rotating about this axis, तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन मिडिल में है, इसके अलाउंग रोटेट कर रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, और अगर मैं यहां से रोटेट कर रहा हूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। यानी दोनों केसेस में बॉडी को रोटेट करने में मुझे अलग अलग टॉर्क, अलग अलग इफेक्ट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एबिलिटी बदल जाएगी अपनी स्टेट को बदलने की।
सो विद दैट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसके लिए आई नीड सम एक्स्ट्रा टाइम, सो अगले लेक्चर में हम लोग इन्हीं पॉइंट्स पे और ज्यादा फोकस करेंगे और ज्यादा रेलिवेंटली देखेंगे कि अगर अलग अलग शेप है, अलग अलग पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो। सो हमारे पास टॉपिक में बहुत सारे आगे के कंटेंट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सैड ही बोलेंगे, क्योंकि अगर हम फिजिक्स को देख रहे हैं, अगर हम लॉजिक को देख रहे हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है दैट द फ्यूचर कमिंग लेक्चर और फ्यूचर कमिंग टॉपिक आर आउट ऑफ सिलेबस। इस साल दिस ईयर दे हैव बीन एलिमिनेटेड, बट इस साल एलिमिनेट किए हैं बेटा, बट इट डज नॉट मीन कि ये फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए एलिमिनेट हो गए। ये इस साल एलिमिनेट है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड द शॉर्टेज ऑफ द टाइम। व्हाट अबाउट द फ्यूचर, नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में ये रिपीट होंगे, या उसके बाद जब आप आफ्टर 2 ईयर जब आप अपने कंपटीशन में बैठेंगे, वेदर इट इज नीट, वेदर इट इज जेई और वेदर इट इज एनी अदर कॉम्पिटिटिव, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो आगे वाला टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है, बट जो आगे टॉपिक है अलग अलग शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, क्या वो टॉपिक हम लोगों के पास रहेंगे नहीं रहेंगे? इट इज नॉट बीन डिसाइडेड येट एंड इट इज नॉट बीन कंफर्म्ड येट। अभी कंफर्म भी नहीं है कि आगे होगा या नहीं होगा। सो पॉइंट इज दैट आई एम थिंकिंग, मैं इस पे सोच रहा हूं कि क्या हम इस पे रिस्क लें। सीधा सा बात है, रिस्क ही है कि अगर हम इसे छोड़ के चले जाते हैं तो अभी के लिए तो हम सेटिस्फाइड हैं, फॉर प्रेजेंट स्टेट नाउ वी आर सेटिस्फाइड कि सर ओके है, ठीक है, सिलेबस से हटा दिया, हम क्यों एक्स्ट्रा हेडेक ले। बट इफ व्हेन आई लुक फॉर द फ्यूचर, जब मैं आगे के लिए प्लानिंग के बारे में सोचता हूं, देन व्हेन वी थिंक फॉर द फ्यूचर, कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, जब हम आगे अपने आप को कहीं पे लड़ने के लिए बात करते हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि क्या हम लोग रेलिवेंटली वहां पे लड़ पाएंगे कि जब हमें एक हथियार चलाना हमें सिखाया ही गया। सीधा सा बात है, अभी के लिए तो ये बोला गया कि आप ये हथियार चलाना मत सीखो, बट पॉइंट ये है कि आगे जाके जब फ्यूचर में लड़ाई होगी, क्या वो हथियार यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अभी कोई डिसीजन नहीं आया, क्योंकि अभी नहीं मालूम ना 2 साल के बाद क्या होगा। जेई का सिलेबस 2 साल के बाद, आपके लिए 2 ही साल है बेटा, 2022 है, तो 2022 में आपका सिलेबस क्या होगा, जेई का, नीट का, अभी तो कोई कंफर्म ही नहीं है। तो अगर जब कंफर्म ही नहीं है तो आई थिंक रिस्क लेना नहीं बनता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल मीट यू। वैसे तो मैं इसे 10 मिनट में खत्म कर सकता था, क्योंकि हमारे पास जब है नहीं सिलेबस में, तो मैं आपको फाइनल आंसर बोल देता एंड आई विल से प्लीज लर्न दिस, आप इसे याद कर लीजिए। बट आई पर्सनली वांट कि आगे फ्यूचर के सेक को ध्यान में रखते हुए हम एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे, 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लगा लेंगे, थोड़ा लेट चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम तो वैसे ही लेट, सिलेबस लेट हो ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 दिन और ले लेते हैं, 2 एक्स्ट्रा लेक्चर और ले लेते हैं, 3-4 डेज अगर और एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसमें, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद दैट कंटेंट जो प्रेजेंटली सिलेबस से हटा दिया गया है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके न्यूमेरिकल आएंगे, मैं ये नहीं कर रहा उसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल श्योर है, सीबीएसई बोलेगी न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि ये जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करके, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, टॉर्क का फॉर्मूला I × ओमेगा, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो जहां जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और अगर उसने शेप बदल दिया, मान लीजिए उसने पहले सर्कुलर डिस्क रखा, कभी रॉड रख दी, कभी स्फीयर रख दिया, अगर उसने शेप बदला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा, क्योंकि शेप पे डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या करना चाहते हो, आप उसे रटना चाहते हो कि ठीक है सर आप हमें टेबल दे दो, हम लोग तो सारी टेबल को देख के एक बार रट्टा मार लेंगे कि कौन से शेप का क्या है, बट एक शेप पे भी नहीं है, क्योंकि शेप के साथ साथ वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये रॉड टाइप है, क्या पता वो सेंटर से रोटेट कर रहा है, क्या पता वो एज से रोटेट कर रहा है, तो आप कितने रटने जाओगे। ऐसे तो अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद करने जाओ तो अलग अलग शेप के अलग अलग एक्सिस पे अलग बनेंगे, तो आपके पास ऐसे 10 to 12 फॉर्मूलेज हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब आपकी चॉइस, आप उसे रटना चाहते हो, बट मैं इस चीज के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, क्योंकि आगे का पता नहीं। अगर सीबीएसई ये बोलती ना ये सिलेबस हटा ही दो, परमानेंट हटा दो, मतलब फिर वो आगे किसी कंपटीशन में नहीं आएगा, तब तो बात भी देखी जाए, बट परमानेंट नहीं हटाए। ये इस साल का रिजल्ट है, इस साल के रिलेटेड सिलेबस है 2020 एंड 21 के, फ्यूचर के नहीं है बेटा। सो फॉर दैट सेक I would suggest and I would like to go in the future with that topic. Deleted होगा सिलेबस में या डेरिवेशन नहीं आएगा, यानी हम उनके डेरिवेशन निकालना सीखेंगे। रिजल्ट तो बेटा आपको निकालने ही निकालने, क्योंकि उसके बिना आप आगे के न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते।
तो विद दैट नोट वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द डिफरेंट शेप्स, एक ऐसे टॉपिक एक अलग थ्योरम के साथ, और फिर उस पर बारे में बात करते हैं. बट टिल देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, काइनेटिक एनर्जी और अपनी टेबल को खत्म कीजिए. अपने पुराने सारे टॉपिक्स को गैदर करके रखिए सो दैट वी कैन मीट इन द फ्यूचर विद द एप्रोप्रिएट मैनर. ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच.